जी अस्सलाम वालेकुम। उमर आप आ गए? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ठीक है, अभी ज़रा थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ एक दो और लोग आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। लास्ट हम टेक्स्ट के फंक्शन में मेरे ख्याल है बात कर रहे थे। ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं आप। प्रैक्टिस करते हैं कुछ थोड़ा नहीं, बहुत? प्रैक्टिस करते हैं कोई? थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। आपके पास लैपटॉप में है ना एक्सेल? जी मैं कर लेता हूँ। नाभिया, एक लैपटॉप। मिनट। जी बेटे। एक मिनट, वो जरा नाभिया था आता है, वो तंग कर रही है, मोबाइल छीन। अच्छा। चीटिंग करके हैं? क्या करके हैं? इसको चीटिंग कहते हैं। टेस्ट के दरमियान में बुक देखेंगे तो चीटिंग होती है। टेस्ट के दरमियान बुक देखेंगे तो चीटिंग होती है। अहमद कहाँ लग गया है? जी अहमद आप आ गए? वालेकुम अस्सलाम। साहब ही का हम इंतजार कर रहे थे। अच्छा, उज़ैफ़ा पता नहीं आता या नहीं आता, पर तो अच्छा, लास्ट टाइम हम टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, और टेक्स्ट फंक्शंस में हमने लेफ्ट, राइट, लेंथ, लोअर और अपर की बात की थी। ये सारे याद है? क्लियर है? जी पूछ लूँ, क्वेश्चन पूछ लूँ? ये जिसने जी किया उसी से पूछ लूँ पहले? पूछ ले। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं राइट के फंक्शन को एक टेक्स्ट देता हूँ और कॉमा 5 लिखता हूँ तो क्या होगा? उमर आपसे पूछा मैंने क्वेश्चन। कहाँ पे राइट कोमा 5 लिखना है? राइट का फंक्शन हमने यूज किया था। हाँ जी। तो राइट का फंक्शन है, उसमें मैंने सेल A2 का रेफरेंस लिया है और कॉमा हाँ जी, कॉमा 5 लिखा है और एंटर कर दिया है, क्या होगा? वो जो क्या नाम है, इधर से 2 हो जाए, इधर 5 आएगा। वो 5 जो है, ये सारे एलिमेंट यही हैं, जो तो वही रहेगा। ये देखें ना, E2 मैं में जो है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई फेवरेट फूड इज, नहीं यार, रमज़ान है। माई फेवरेट प्रोविंस इज पंजाब। ठीक है। अच्छा जी, और मैं यहाँ पे इस सेल में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू राइट, और इसको कह रहा हूँ A1 कॉमा लेट्स से 6।
अब मैं जब एंटर करूंगा तो C1 में क्या लिखा हुआ आएगा? पंजाब। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पर अब एंटर करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? इस फंक्शन का क्या पर्पज है len का? ये लेंथ बताता है। जी बिल्कुल, ये लेंथ बताता है। तो जब मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा? वो नंबर बताएगा जितने इसमें है, जितने क्या? अल्फाबेट्स और स्पेस जो है इसके अंदर। वो एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने जैसे ही एंटर किया, इसने बता दिया जी कि A1 में जो लिखा है वो 30 है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मामा ही बोला बताऊं, कर ले करके दिया मामा को, रिसीव करो कॉल। अच्छा जी, ठीक हो गई ये 30। अच्छा, और ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं जी। और आज मेरे ख्याल मिड का फंक्शन हमने नहीं किया हो सका ना। अच्छा जी, तो मिड का फंक्शन ये करता है कि जैसे राइट और लेफ्ट के फंक्शन जो है वो ये करते हैं कि राइट का हमें पता है कि जी जैसे भी हमने एक एक्सरसाइज भी करके देख लिया है कि राइट साइड से कैरेक्टर्स पिक करता है, जितना भी हम उसको नंबर काउंट प्रोवाइड करते हैं उतने कैरेक्टर्स हमें दे देता है। लेफ्ट का फंक्शन लेफ्ट साइड से करता है। मिड का फंक्शन ये करता है कि आप बताते हैं जी कि मैंने जो टेक्स्ट है उसके किस पोजीशन से, यानी लेफ्ट साइड से काउंटिंग होती है, किस पोजीशन से लेकर और आगे कितने कैरेक्टर्स पिक करके दिखाने हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास इस सेल में। ठीक है, इसको मिड का फंक्शन है और इसमें हमने सबसे पहले रेफरेंस दिया है जिसके मिड में से हमें वैल्यू चाहिए। तो C1 का रेफरेंस हमने इसको पास किया है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। तो C1 में हमें नजर आ रहा है कि वहां पर लाहौर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लाहौर के अंदर से वो जो 6 कैरेक्टर्स हैं लाहौर के, उनके अंदर से कोई हमने टेक्स्ट पिक करना है। कहाँ से करना है? हमने करना है पोजीशन 2 से। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना 2 लिखा हुआ जहाँ पे, वो हमें बता रहा है कि किस पोजीशन से पिक करना है। तो लाहौर का L जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और A जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो इसलिए A से जो है वो पिक होगा। जो भी हमारे पास टेक्स्ट आएगा वो A से शुरू होगा। अच्छा, और A से शुरू होने के बाद कितने लेटर्स वो आगे से पिक करेगा, वो हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है। थर्ड आर्ग्यूमेंट में आप देखिए हमने वहाँ लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये है कि A के से शुरू होके और 3 कैरेक्टर्स पिक होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि AHO। ठीक है, वो हमें वहां से मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो AHO हमारे पास आ गया। स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको? अगर स्क्रीन ना नजर आई तो मुझे बताइएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसी में से हमने मिड के फंक्शन को पहला आर्ग्यूमेंट पास किया है D1, वहां लिखा है मुल्तान। और फिर हमने इसको दूसरा आर्ग्यूमेंट पास किया है 2, जिसका मतलब ये है कि मुल्तान में जो सेकंड कैरेक्टर है जो कि U है वहां से पिक होगा। और कितने कैरेक्टर्स पिक होंगे? 4 कैरेक्टर्स, जो कि थर्ड आर्ग्यूमेंट में हमने बताया। तो ULTA ये वाले हमें 4 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ULTA लिखा हुआ हमें मिल गया। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर हमने मिड के फंक्शन को E1, जो कि E1 में लिखा हुआ माय फेवरेट फूड, E1 और फिर उसमें से 4 यानी कि फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन कहाँ पर बनती है? MY स्पेस F पे आगे फोर्थ पोजीशन बनती है। अच्छा जी, F के बाद कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं, फोर्थ पोजीशन के बाद कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं, वो हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट में बताया है जहां पर लिखा हुआ है 8। तो फेवरेट के F के बाद से 8 कैरेक्टर्स FAVO, ये 4 हो गए, RITE ये 8 हो गए। ठीक है, तो ये फेवरेट का वर्ड निकल के हमें मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ
फेवरेट का वर्ड हमें मिल गया। ठीक है जी, तो ये था मिड का फंक्शन। तो ये क्लियर है जी? उमर समझ में आ गई है? जी अहमद आपको क्लियर है? जी समझ आ गई। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर का फंक्शन ये करता है कि इसको आप जो टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं उन टेक्स्ट के अंदर से ये हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। तो यहाँ पर एक ही एग्जांपल लिखी हुई है इस जगह पे, इसको लिखा हुआ है प्रॉपर और रेफरेंस दिया हुआ है F1 का। F1 में देखें लिखा हुआ है दिस इज ग्रेट बुक, और ये जितना भी लिखा हुआ है दिस इज ग्रेट बुक ये सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर का फंक्शन ये करेगा कि दिस का टी कैपिटल कर देगा, इज का आई कैपिटल कर देगा, ग्रेड का जी कैपिटल कर देगा और बुक का बी कैपिटल कर देगा। ठीक है, ये मैंने एंटर किया तो देखिए दिस इज ग्रेट बुक में पहला पहला जो लेटर है, पहला पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो गया। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई जी? नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट एक्चुअली फंक्शन नहीं है, लेकिन वो काम चूंकि फंक्शन के जैसा ही करते हैं जैसे बाकी फंक्शंस काम करते हैं, तो इसलिए हमने फंक्शन में उसको डिस्कस कर रहा है। तो नेक्स्ट जो है ये एम्परसैंड साइन बोलते हैं इसको, या इसको एंड का साइन भी बोलते हैं। ठीक है, एम्परसैंड लिखते हैं, मैं ऐसे कमेंट में लिखता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एम्परसैंड साइन। ठीक है, एम्परसैंड भी बोलते हैं इसको, और इसको एंड साइन भी बोलते हैं, एंड साइन। ठीक है, ये दोनों नाम इसके हैं। एम्परसैंड जो है वो टेक्निकल नेम है, और एंड भी बहरहाल इसको कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश के लिखने में ये ऐसा लिखा जाता है। और ये आपके कीबोर्ड में होता है, जो आपकी न्यूमेरिक कीज है ना वहाँ पे 7 के साथ लिखा हुआ होता है। तो आप शिफ्ट प्रेस करके और 7 को जब टाइप करते हैं तो एम्परसैंड साइन टाइप हो जाता है। अच्छा जी, एम्परसैंड साइन से हम क्या करते हैं, आपको याद होगा हमने कंकैटिनेट का एक फंक्शन यूज किया था कुछ लेक्चर्स पहले। ठीक है, वो कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट यानी कि मिला देता था। तो एम्परसैंड साइन भी यही करता है। एम्परसैंड साइन को हमने देखे इस सेल में मैंने क्या किया, इज इक्वल टू के बाद ABC डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ABC एक टेक्स्ट के तौर पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसके बाद एम्परसैंड का साइन है, और उसके बाद फिर डबल कोट्स के अंदर XYZ है। ठीक है, तो ये एम्परसैंड का साइन ये करेगा कि इससे पहले जो लिखा हुआ है और इसके बाद जो लिखा हुआ है इन दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ कि जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये Ctrl+C किया मैंने, एस्केप किया और इसके ऊपर वाले सेल में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ताकि आपको नजर आए कि मैंने क्या किया। और देखें रिजल्ट जो है ये आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ABC XYZ। एम्परसैंड के साइन ने दोनों को ज्वाइन करके आपको दिखा दिया। आप फार्मूला बार में देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड सेल है उसमें क्या फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला बार में भी देख सकते हैं और इसके ऊपर वाले सेल में भी देख सकते हैं जहां पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है विदाउट इक्वल टू साइन, इसीलिए वो एज इट इज लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी, एम्परसैंड का समझ में आ गया? अहमद क्लियर है? जी क्लियर है गुफा में। वेरी गुड। उमर आपको भी क्लियर है? उमर उमर नहीं है? ओहो, अच्छा चलो चला गया शायद। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया हमने, नेक्स्ट एग्जांपल में ये किया कि इसको दो सेल रेफरेंसेस दे दिए हैं, C8 एम्परसैंड D8। तो वहां पे आहो लिखा हुआ और इधर उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आहो उल्टा जो है वो आपस में मिल गए। अच्छा, अगर आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गई हैं तो फिर अहमद मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो ABC XYZ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में स्पेस आए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी तो स्पेस नहीं आ रही, देखिए मैं एंटर करता हूँ स्पेस नहीं आ रही, दोनों आपस में मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ स्पेस भी आ जाए बीच में,
तो क्या करेंगे? तो हम इन्वर्टेड कॉमास के बाद स्पेस डाल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बाद कहाँ पर? ये देखें चार डबल कोट्स हैं। सी के बाद। सी के बाद, राइट, बिल्कुल आप सही कहा। सी के बाद भी कर सकता हूँ और उधर एक्स से पहले भी कर सकता हूँ। जी ठीक है, दोनों सूरतों में स्पेस आ जाएगी। ये मैंने सी के बाद एक स्पेस दी है, एंटर किया है, तो देखिए एक स्पेस अपीयर हो गई है। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे? इसमें ओ के बाद आ जाएगा यूज। ओ के बाद नहीं, इसमें तो स्पेस नहीं आएगा। हाँ, नहीं कोई तरीका होना चाहिए यार, कोई ना कोई। क्या करें? हाँ जी। सोचें, ज़हन पे जोर दें, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। हमें चाहते हैं कि सेल्स के कंटेंट्स कंकैटिनेट भी हों, मतलब ज्वाइन भी हों, लेकिन दरमियान में स्पेस भी आ जाए। और वो स्पेस हमने सेल में जाके टाइप नहीं करनी। वो जो सोर्स सेल्स है ना, C8 और D8, उन सोर्स सेल्स के अंदर जाके हमने स्पेस नहीं देनी। वैसे तो वहाँ जाके स्पेस देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन मकसद हमारा ये है कि जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखे कि कंटेंट्स को ज्वाइन भी करे और साथ में उनके दरमियान में एक स्पेस भी दे दे। फॉर्मूला के अंदर ये पार्ट हमने ऐड करना है। कैसे किया जा सकता है? अभी तो मैं देखना इसको एंटर करता हूँ तो स्पेस नहीं आती। इसको कैसे कंकैटिनेट किया जाए? चलें जी, एक हिंट देता हूँ आपको कि आप जो फॉर्मूला बना रहे हैं तो इसमें रेपिटेशन आ सकती है। इसमें आप C8 को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, D8 को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्परसेंड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है, सिर्फ एक वे नहीं है, मल्टीपल वेज है जिनमें ये काम किया जा सकता है। ठीक है जी, मैं चलें इसको सॉल्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैंने इसको ट्राई नहीं किया आने से पहले, तो मैं इसको एक और एम्परसेंड इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और यहाँ पर डबल कोट्स देकर और बीच में एक स्पेस देता हूँ यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर। बताइए काम करेगा? करना चाहिए, लॉजिक बनती है इसकी काम करने की? शायद बन जाए। शायद बन जाए। अच्छा जी, ये मैंने एंटर कर दिया, देखिए स्पेस आ गया। ठीक है जी ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आहोल्टा के बाद ये जो इसके साथ लिखा हुआ है ना C11 सेल में ABC स्पेस XYZ, जो कि बजाते खुद एक फॉर्मूला का रिजल्ट है, ठीक है, वो इसके एंड पे आ जाए। इनके एंड में है? इनके एंड में आ जाए। तो दोबारा एंड का फंक्शन आएगा। जी बिल्कुल, दोबारा एंड का ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलेंगे हम। ठीक। ये फंक्शन नहीं है टेक्निकली, क्योंकि फंक्शन का आपको पता है कि हम फंक्शन नेम लिखते हैं और पैरेंथेसिस लाजमी आता है उसमें, तो टेक्निकली फंक्शन नहीं है ये, इसको आप ऑपरेटर कह सकते हैं कि ये जॉइन ऑपरेटर है, जॉइन करता है ये। अच्छा जी, आ गया जी, अब बताएं क्या करें? हम लिखेंगे C11। एग्जैक्टली, C11। ठीक है, जैसे ही एंटर करूंगा तो ये देख लें उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। और उल्टा और ABC के दरमियान में स्पेस नहीं आई, उसकी वजह यह है कि मैंने वहाँ स्पेस एंटर ही नहीं की, शामिल नहीं किया। अगर मैं चाहता हूँ कि उल्टा और ABC के दरमियान में स्पेस आए तो एक और एम्परसेंड लगाना पड़ेगा। पहले तो डबल कोट्स यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक और एम्परसेंड लगा लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे आपने एक ऐसे सेल का रेफरेंस दिया है जिसकी वैल्यू बजाते खुद एक फार्मूला से बनी है ना। यहाँ पे फार्मूला था ना। जी जी। तो और उस इसकी जो वैल्यू बनी यहाँ पे, वो हमने यहाँ पर C11 को यूज किया, तो उसकी जो वैल्यूएटेड वैल्यू थी वो यहाँ पर जो है एज आर्ग्यूमेंट कह लें या एज क्या कहेंगे, एज अ पैरामीटर ऑफ द फॉर्मूला उसको यूज किया गया। अच्छा जी, तो ये था एम्परसेंड। और कंकैटिनेट का जो फंक्शन है वो भी यही काम करता है, सेम एग्जैक्टली यही काम करता है, लेकिन वो जरा फंक्शन स्टाइल में आ जाता है।
ठीक है। कंकैटिनेट को भी चले यहाँ पे तो थोड़ा सा इस्तेमाल करके रिवाइज कर लेते हैं। कंकैटिनेट का फंक्शन है और इसमें हमने जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया था C8 कॉमा और उसके बाद D8, ठीक है, और कॉमा माई वर्ड्स या हम लिखते हैं XYZ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेल रेफरेंसेस भी कुछ इस्तेमाल कर लिए हैं और एक मैंने हार्ड कोडेड टेक्स्ट भी दे दिया डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। एक और सेल रेफरेंस लेट से इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ मैं इसको C11 कर लेता हूँ, साथ वाले सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस तरह का मिक्स बना सकता हूँ। कंकैटिनेट को मैं मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ, पैरामीटर्स का मतलब ये आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूँ, जितने मर्जी चाहूँ आर्गुमेंट्स कंकैटिनेट को मैं पास कर सकता हूँ और उसके अंदर मैं मिक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कोई सेल रेफरेंस भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं जो है उसको स्टैटिक टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने एंटर किया तो ये सारा कुछ जो है कंकैट होके आ गया, स्पेस कहीं पर भी नहीं आई, सिर्फ ये जो लास्ट में मैंने C11 का रेफरेंस यूज़ किया था, तो चूंकि C11 में बताते खुद वहाँ पर स्पेस है इसलिए वो स्पेस यहाँ पर भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैंने स्पेस यूज़ करनी हो, स्पेस देनी हो, उसके लिए मुझे डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस देकर और फिर कॉमा यूज़ करना होगा। जैसे मैंने अब इस वक्त C8 और D8 के दरमियान में डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस शामिल कर दी है और अब देखिए मैं एंटर करता हूँ तो C8 और D8 की जो वैल्यू है आहो और स्पेस उल्टा, ठीक हो गया। तो ये कंकैटिनेट की एग्जांपल हमने साथ देख लिया। कंकैटिनेट जो है वो फंक्शन टाइप का वर्जन है और एम्परसेंड जो है वो एक ऑपरेटर टाइप का वर्जन है। दोनों का काम एक ही है, दोनों ज्वाइन करते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे जो है ट्रिम का फंक्शन है और ट्रिम के फंक्शन में हमने जो रेफरेंस यूज़ किया है वो C13 का है। अच्छा अब जरा C13 में जो डाटा है जरा इसको देखते हैं। C13 ये है हमारे पास, इसमें हमने ये किया है C13 में जो डाटा है इसमें आप देखें जरा फार्मूला बार में भी आप नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि मैंने लिखा है स्पेसेस दिए पहले बहुत सारी और उसके बाद लिखा है लॉन्ग, फिर बहुत सारी स्पेसेस दिए, 3-4 स्पेसेस दिए हैं, फिर अमाउंट और फिर कुछ 3-4 स्पेसेस देने के बाद एंड लिखा है और फिर एंड के बाद भी कुछ स्पेसेस हैं। देखिए कर्सर जो है वो आगे जाके मैं स्पेस आपके सामने और 2-3 स्पेसेस मैंने और इंसर्ट कर दिए, टाइप कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही है मेरे डाटा के अंदर, ठीक है। तो अब ये डाटा जो है ये जो हम इस वक्त C13 देख रहे हैं, C13 में फिलहाल तो हम एक स्टैटिक टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, खुद से टाइप करके टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं। अब अज्यूम करें कि हमने डिफरेंट फार्मूलाज मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किए हैं और उनको हमने कंकैटिनेट किया है और उसके नतीजे में ये बीच में स्पेसेस आ रही हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है, C13 सेल के अंदर, ठीक है। मैं अपना सिनारियो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि C13 में लेट से मैंने कंकैटिनेट का या एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हुए एक फार्मूला बनाया है जो कि मुख्तलिफ सेल्स से वैल्यूज़ को पिक कर रहा है और उन सेल्स में भी कोई फार्मूलाज यूज़ हुए हुए हैं और सम हाउ स्पेसिस जो हैं वो अंदर आती चली जा रही हैं और अल्टीमेटली जो C13 में हमारे पास एक टेक्स्ट आया उसके अंदर स्पेसिस नज़र आ रही हैं, उसमें शुरू में हैं स्पेसिस, उसके एंड पे स्पेसिस हैं, उसके वर्ड्स के दरमियान में भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये क्लीन हो जाए, इसके अंदर से जो स्पेसिस है ना ये ख़त्म हो जाए। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है जो कि यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड है, कि मैं यहाँ पर जाऊँ और C13 में से खुद से कीबोर्ड में बैक स्पेस को यूज़ करते हुए ये या डिलीट की को यूज़ करते हुए इन स्पेसिस को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। लेकिन स्टैटिक टेक्स्ट यहाँ पर होगा तो मैं इनको खत्म यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ ना। अगर ये वैल्यू आ रही है डिफरेंट दूसरे सेल्स के रेफरेंसेस से, वहाँ पे फार्मूला से, तो फिर वो स्पेसेस को ख़त्म करना यस थियोरेटिकली यस किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस तरह नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक्सेल हमें कोई फैसिलिटी दे, कोई ऐसा फंक्शन दे कि वो स्पेसेस बीच में से ख़त्म कर दे। तो एक्सेल ने हमें ये फंक्शन दिया है ट्रिम, वो यही काम करता है जो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है।
नीचे वाले इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया। हमने ये किया कि ट्रिम का फंक्शन यूज़ किया और उसको C13 का रेफरेंस दे दिया। तो C13 में एक्सेल ने किया कि वहाँ से वैल्यू पिक की और उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी उनको ख़त्म कर दिया। यानी जो टेक्स्ट था उससे पहले जो स्पेसिस थी उनको ख़त्म कर दिया, टेक्स्ट के एंड पे जो स्पेसिस थी उनको ख़त्म कर दिया, और टेक्स्ट के अंदर अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हर वर्ड के दरमियान सिर्फ वन स्पेस को रहने दिया और बाकी स्पेसिस को ख़त्म कर दिया। तो ये देखिए मैं इसको एंटर करता हूँ तो अब मेरे पास लॉन्ग अकाउंट एंड इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेटिंग को इसने कॉपी नहीं किया, वहां पे फॉर्मेटिंग में मैंने ब्लू फॉन्ट यूज किया हुआ है, या लेट्स से मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, चले आपके सामने। ठीक है, तो बेशक यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो मर्जी अप्लाई हुई हो, लेकिन ट्रिम के फंक्शन ने सिर्फ वहां से वैल्यू पिक किया, जो कॉन्टेंट्स थे ना उसके सिर्फ वो पिक किए, फॉर्मेटिंग पिक नहीं की और स्पेसेस खत्म कर दिए। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, लेंथ का फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, हम करते हैं लेंथ और इसको देते हैं इस सेल का रेफरेंस C13। ये देखें, तो वो सारी स्पेसिस मिला के और जितने भी लेटर्स अंदर यूज हुए वो सारे मिला के 39 यूज हुए हैं। ठीक है। अच्छा, यही काम करते हैं हम C14 के ऊपर। ये देखिए मैं ड्रैग करके, आपको पता है फॉर्मूला जब ड्रैग करके लाऊंगा आप फॉर्मूला बार में देख भी सकते हैं। ये देखिए C14 लिखा हुआ आ गया। अच्छा जी, तो अब इसने क्या किया, क्योंकि वो स्पेसिस ट्रिम ने ख़त्म कर दिया इसलिए सिर्फ लॉन्ग अकाउंट एंड के कैरेक्टर्स या लेटर्स और दरमियान में दो स्पेसेस, इनको काउंट करके 16 आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अहमद क्लियर है? जी ठीक है। उमर, उमर आगे वापस, अभी उमर क्लियर है? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फंक्शन है टेक्स्ट, टेक्स्ट के नाम का। ये देखें, ये टेक्स्ट के नाम का फंक्शन है। ठीक है। और जो डाटा हमने दिया है उस डाटा में जो पहला कॉलम है उसमें नंबर्स हैं, प्लेन नंबर्स है, मैंने मतलब कुछ रैंडम नंबर्स अंदर टाइप कर दिए यहाँ पे, और अक्सर जो मैंने डेसिमल पार्ट भी साथ में शामिल किया। अच्छा, और फिर सी कॉलम में देखें, सी कॉलम में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कोड प्रोवाइड किए हैं। ये कोड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि हमने नंबर्स के कस्टम कोड में इस्तेमाल किए थे, कंट्रोल 1 करके। और यहाँ पर आपको याद है, यहाँ पे हमने कोड्स लिखे थे यहाँ पर। ठीक है, ये कोड सारे हमने इस्तेमाल किए थे पूरा लेक्चर, बल्कि एक से ज़्यादा लेक्चर हमने इस पर लिए थे। तो ये वही वाले कोड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये टाइप किए हुए मैंने सारे, कोई फार्मूला वाला नहीं है, ये जैसे आपको नजर आ रहे हैं वैसे ही टाइप किए गए हैं। सी कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे फार्मूला बार में आप देख सकते हैं, ये सारे मैंने एज इट इज टाइप किए हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ए कॉलम में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर जो है वो जो सी कॉलम में फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं वो फॉर्मेट्स उनके ऊपर अप्लाई हों ए कॉलम के ऊपर, और फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद नंबर की जो शेप बनती है वो बी कॉलम में अपीयर हो। तो ये देखें बी कॉलम में क्या फार्मूला लिखा हुआ है। बी कॉलम में टेक्स्ट का फंक्शन है, इसको पहली मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया A19, यानी जिस वो नंबर जिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है फॉर्मेट। ठीक है, C19, तो C19 से फॉर्मेट पिक किया जाएगा और A19 से नंबर पिक किया जाएगा, और उस नंबर पे जब वो फॉर्मेट अप्लाई किया जाएगा तो ये देखिए ये बन गया 1234.6। राइट, ये कोड याद है ना आपको, हैश वाला कोड क्या करता है? इसी तरह से ये देख लें, ये डेसिमल पॉइंट के बाद कोड में ट्रिपल जीरोस यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से जो नंबर नया फॉर्मेट होगा उसमें डेसिमल पार्ट में मिनिमम 3 डिजिट्स को इंश्योर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 8.9 जो है वो 8.9003 डिजिट्स के साथ डेसिमल पार्ट में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैंने सेल रेफरेंस लिखा हुआ है A20, C20, ये जरूरी नहीं था कि मैं सेल रेफरेंस ही यूज करूं, मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता था। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ C20 के बजाय मैं खुद से टाइप कर देता हूँ, और जाहिर है मुझे ये डबल कोट्स के अंदर प्रोवाइड करना है।
हैश डॉट 00 और डबल कोट्स क्लोज्ड। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि अब मैं इसको फॉर्मेट का जो कोड है वो सेल रेफरेंस में नहीं दे रहा, बल्कि मैंने एक स्टैटिक टेक्स्ट टाइप कर दिया है डबल कोट्स के अंदर, हैश डॉट 00। इस डॉट 00 की वजह से 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंथ अपीयर होगी डेसिमल पार्ट में। तो जैसे ये देखें मैं एंटर करता हूँ, 820 से वैल्यू पिक की गई और जो मैंने फॉर्मेट प्रोवाइड किया था उस फॉर्मेट के मुताबिक उसको फॉर्मेट कर दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसी तरह से ये बाकी की वैल्यूज भी ऐसी ही हैं। अब जरा एक काम करते हैं, इज इक्वल टू सम, और सम के फंक्शन को ये सारे जो टेक्स्ट वाले हैं ना ये मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ। बी कॉलम को जितने भी नंबर्स बी कॉलम में अपीयर हो रहे हैं ये सारे मैंने सेलेक्ट करके सम के फंक्शन को पास किया, तो ये आ गया 0, है ना। आंसर लगता है कि गलत है। अच्छा, अब जरा देखते हैं यहाँ पर सम का फंक्शन, और इसको ए कॉलम की सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अब मैं इसको करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर इसने सम कर दिया, बी कॉलम में सम नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जब आप टेक्स्ट का फंक्शन यूज करते हैं तो जो आपके पास नया नंबर आता है वो एज टेक्स्ट ट्रीट होता है, वो नंबर नहीं रहता, वो एज टेक्स्ट ट्रीट होता है। तो चूंकि बी कॉलम में जितने भी नंबर लिखे हों सारे टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट हो रहे हैं, इसलिए जब उनको आप सम लेंगे तो वो 0 ही अपीयर होगा, वो 0 उसका आंसर आएगा, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट के तौर पे इनको यूज किया जा रहा है। एक्सेल को टेक्स्ट के तौर पे कंसीडर कर रहा है, नंबर कंसीडर नहीं कर रहा। अलबत्ता जहां पर प्लेन नंबर्स लिखे गए थे, ठीक है, वहां पर नंबर्स ही इनको कंसीडर किया गया है। और ये लेफ्ट लाइन इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनको लेफ्ट लाइन किया हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है नंबर्स की जो अलाइनमेंट होती है वो राइट होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर अलाइनमेंट में, यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट के ग्रुप में अलाइन लेफ्ट किया हुआ है इसको, जिसकी वजह से ये लेफ्ट लाइन आपको नजर आ रहे हैं। और सम का फंक्शन बहरहाल चूंकि नंबर्स हैं तो इसलिए सम के फंक्शन ने इन सबको सम करके हमें आंसर प्रोवाइड कर दिया। तो ये था टेक्स्ट का फंक्शन। जी ये क्लियर है अहमद? जी ठीक है। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी अगले फंक्शन पे। टेक्स्ट एग्जैक्ट के नाम से एक फंक्शन है। टेक्स्ट एग्जैक्ट का फंक्शन ये करता है कि दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है और बताता है कि क्या वो एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे। और अगर एग्जैक्टली मैच हो रहे हो तो एग्जैक्ट का फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, और अगर एग्जैक्टली मैच ना हो रहे हो तो एग्जैक्ट का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। अच्छा, तो अब ये देखें एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हुई हैं। जो डाटा मैंने सैंपल डाटा लिखा है वो ए और बी सेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिटीज के नेम्स लिखे हुए हैं, और इसी तरह से बी कॉलम में भी सैंपल डाटा लिखा हुआ है और बीच में 2 स्पेसेस दी हुई हैं। तो देखते हैं कि वहाँ स्पेसेस क्यों हैं जब वहाँ पे आएंगे। अच्छा, तो पहले एग्जांपल में आप देखें एग्जैक्ट A3, B3, तो A3 और B3 को एक्सेल कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, उनके स्पेलिंग्स सेम है, उनके अंदर जो कैपिटलाइजेशन है, यानी कि अगर L एक साइड पे कैपिटल है तो दूसरे में भी L कैपिटल होना चाहिए, A अगर एक स्मॉल है तो दूसरे में भी स्मॉल होना चाहिए। अगर इस तमाम कैरेक्टर्स, तमाम लेटर्स आपस में मैच होते हैं केस वाइज भी, ठीक है, तो फिर ये एग्जैक्ट का फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये देखिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में A4 और B4 आर्ग्यूमेंट में पास किए गए एग्जैक्ट को। A4 और B4 के डाटा पे आप नजर डालें तो A4 में मुल्तान ऑल कैपिटल लेटर्स यूज किए गए हैं और B4 में मुल्तान लिखा हुआ है लेकिन सारे स्मॉल लेटर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो मैं जब इसको एंटर करता हूं तो ये फॉल्स हमें मिल गया है। क्यों फॉल्स मिला? स्पेलिंग तो सेम है लेकिन वहां पर कैपिटल में मुल्तान लिखा हुआ है और दूसरे में स्मॉल में मुल्तान लिखा हुआ है, इसलिए फॉल्स रिटर्न हो रहा है, केस मैच नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट है लाहौर एंड कराची।
अब लाहौर एंड कराची में देख लें, दो हैं ही, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग सेम नहीं है, तो यहाँ से ही आप जज कर सकते हैं कि एग्जैक्ट को फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, और यही वजह है कि इसके साथ वाले सेल में फॉल्स हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट में ये किया गया है कि एग्जैक्ट को जो दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट तो है डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है मुल्तान, यानी इससे ऊपर वाले एग्जांपल्स में तो हमने सिर्फ सेल रेफरेंसेस को यूज किया था दोनों आर्ग्यूमेंट्स में। इस मरतबा जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो एक स्टैटिक टेक्स्ट है, डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया। अलबत्ता जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसमें एक सेल रेफरेंस दिया गया, तो ये जो डबल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कंपेयर किया जाएगा A6 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साथ। तो आप देखें यहाँ पर जो मुल्तान लिखा हुआ है वो और जो A6 में मुल्तान लिखा हुआ है, दोनों के स्पेलिंग्स भी मैच हो रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों केस सेंसिटिव भी आपस में, उनके केसेस जो हैं वो भी मैच हो रहे हैं। एम दोनों में कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन दोनों में मैच हो रही है, ठीक है। तो दोनों एग्जैक्ट जो है उसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए ट्रू आ गया मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ फॉल्स भी लिखा हुआ है, देखते हैं। हाँ, इसमें जो है वो डबल कोट्स में जो मुल्तान लिखा हुआ है वो स्मॉल m के साथ लिखा हुआ है, और A7 का जो रेफरेंस दिया हुआ है वहाँ पर मुल्तान m कैपिटल के साथ यूज़ किया गया, तो इसलिए ये दोनों जो है वो मिस मैच हो रहे हैं, और एग्जैक्ट का फंक्शन जो है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा जी, यहाँ देखें अगली एग्जाम्पल में, यहाँ पर A8 और B8 आर्ग्यूमेंट में पास किए गए हैं, और इनमें आप देखें कि दोनों में लाहौर लिखा हुआ है, दोनों में कैपिटलाइजेशन भी सेम यूज़ की गई है, दोनों में L कैपिटल से शुरू हो रहा है। अलबत्ता दोनों में डिफरेंस ये है कि एक सेल में फॉर्मेट अप्लाई किया गया है, रेड फॉन्ट यूज़ किया गया है, जबकि दूसरे में ब्लैक फॉन्ट यूज़ किया गया है, यानी कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है। एडिशनली मैं अभी आपके सामने ये करता हूँ कि इसको मैं, या चले इसको मैं येलो फिल भी कर देता हूँ, ये देखिए येलो फिल भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बताने का ये मकसद है कि एग्जैक्ट का फंक्शन सिर्फ सेल के कंटेंट्स को मैच करता है, सेल के ऊपर क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, फिल कलर किया गया या नहीं किया गया, बोल्ड किया गया या नहीं किया गया, इटैलिक किया गया, जो भी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग होती है, जो सेल की फॉर्मेटिंग होती है उसको इग्नोर कर देता है, सिर्फ दो चीज़ें देखता है, यदि टेक्स्ट दोनों स्पेलिंग सेम हो और कैपिटलाइजेशन भी दोनों में सेम हो। अगर दोनों में ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं तो इसी वजह से एग्जैक्ट ने हमें इस एग्जाम्पल में ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, हाँ, अब यहाँ पर जो है वो सेल रेफरेंस कोई नहीं यूज़ किया गया, बल्कि दो स्टैटिक टेक्स्ट प्रोवाइड किए गए हैं। डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर फैसलाबाद लिखा हुआ है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट उसमें भी डबल कोट्स के अंदर फैसलाबाद लिखा हुआ है, दोनों के स्पेलिंग सेम है, और दोनों में कैपिटलाइजेशन भी सेम यूज़ की गई है, यानी कि दोनों कैपिटल F से शुरू हो रहे हैं और बाकी के वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल में लिखे हुए हैं। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, इसलिए एग्जैक्ट का फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये देखिए इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। इससे अगली एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो दो पैरामीटर्स, जो दो आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्ट को प्रोवाइड किए गए हैं वो दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, और सेल रेफरेंस यहाँ यूज़ नहीं किया गया, दोनों में फैसलाबाद लिखा हुआ है, स्पेलिंग्स मैच होते हैं, लेकिन एक में F कैपिटल है, दूसरे में F स्मॉल है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन जो है वो मिसमैच हो रही है दोनों के दरमियान में, इसलिए एग्जैक्ट का फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए मैंने एंटर किया और ये हमें फॉल्स मिल गया। इस तरह से हमने टेक्स्ट के फंक्शंस जो हमने इस कोर्स में स्टडी करने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब टाइम चूँकि थोड़ा रह गया और मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, जिसमें शायद हमारा हाफ लेक्चर या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, और एक्चुअली वो टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग की। अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है, कई कॉलम्स में डाटा लिखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डाटा है, और आप चाहते हैं सॉर्टिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल कस्टमर के नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका सिटी, ठीक है, ये अलग अलग कॉलम में अलग अलग लिखे हुए हैं, और लेट्स से कि उन्होंने जितने की परचेजेस किए हैं वो एक और कॉलम में साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा परचेज किया है वो टॉप पे आ जाए, और जिस कस्टमर ने सबसे कम परचेज किया है वो सबसे नीचे आ जाए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी बेटा, मैं कॉल रिसीव कर लूँगी।
जी सॉरी, मैं वापस आ गया हूँ। तो हमने सॉर्टिंग पे जो है ना नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करना है, और सॉर्टिंग में हम देखेंगे कैसे जो है वो डाटा को आप कॉलम, किस कॉलम के ऊपर सॉर्ट करना चाहते हैं, पहले कॉलम पे, दूसरे के ऊपर, या जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्राइस के ऊपर कि किसने ज़्यादा परचेज़ किया है, उसको जो है टॉप पे रख लिया जाए, या जिसने सबसे कम जो है वो परचेज़ किया अमाउंट का, वो सबसे ऊपर आ जाए, और जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट का परचेज़ किया वो सबसे नीचे चला जाए। तो आप खुद जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके मुताबिक आप एक्सेल में ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और डाटा आपको सॉर्टेड मिल जाएगा। ये करना कैसे है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, कल जो है वो इंशाल्लाह 12 बजे ही हम मिलेंगे, और आपको जो है वो मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी 1 मिनट है पूछ सकते हैं, या आप मुझे बाद में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आज के लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।